बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मेरी बीवी रोजाना अस्पताल के चक्कर काट रही थी। पूछने पर कहती कि हल्का सा बुखार था, लेकिन जब अस्पताल से वापस आती तो जिस्म जर्द हो रहा होता और वो फौरन से गुस्ल खाने में बंद हो जाती। मैं बीवी से अस्पताल साथ चलने का कहता तो कहती कि औरतों का अस्पताल है, मर्द नहीं जा सकते। अब मुझे अपनी बीवी पर शक होने लगा था। यूं एक दिन बीवी को कमरे में बंद करके खुद बीवी का बुर्का पहनकर चला गया, लेकिन वहां जाते ही नर्स मुझे एक कमरे में ले गई। अंदर का मंजर देखकर मेरे पैरों तले से जैसे जमीन ही निकल गई के। मेरा नाम अब्बास है। मेरा ताल्लुक सादिकाबाद से है। जब मैं 9 साल का था तो अब्बा की मौत हो गई। मेरा बचपन यतीमी में गुजर गया। सोचा था कि पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बन जाऊंगा, हमारे दिन बदल जाएंगे, पर ऐसा नसीब में न था। स्कूल जाने की उम्र में काम करना शुरू कर दिया, कभी सड़कों पर कभी दुकानों पर। फिर जानने वाले की मदद से एक जूतों वाली दुकान पर काम मिल गया और घर के हालात कुछ बेहतर होने लगे। जब से अब्बा की मौत हुई थी तब से अम्मा बीमार रहती थीं। 2 छोटी बहनें थीं। मैं आगे पढ़ना चाहता था, कोशिश भी करता कि वो स्कूल चली जाएं, पढ़ लिख लें तो आगे काम आएगा। हम गरीबों को बस अपनी रोजी रोटी की ही फिक्र होती है। हम कभी खुद के हालात बदलना ही नहीं चाहते। बहनें भी अब सिलाई कढ़ाई करने लगी थीं और मुख्तलिफ तरह के परांदे भी तैयार करतीं, जिनको काफी पसंद किया जाता। इनकी सिलाई से घर चलने लगा था। अब हम कभी भूखे नहीं सोते थे और अम्मा की दवाई भी आ जाती। मेरी दोनों बहनें एक तो जुड़वा थीं और मुझसे बस 2 साल छोटी थीं, पर वक्त ने उनको उनकी उम्र से भी ज्यादा बड़ा कर दिया था। जैसे मैं दुकान पर जाने के लिए निकलता, मेरी बहनें मुझे कपड़े दे देतीं जिन पर बहुत खूबसूरत कढ़ाई की होती थी और कहती कि किसी दुकान पर दे देना, अगर काम पसंद आ गया तो हम ऑर्डर पर काम कर लिया करेंगे। मैं समझाता कि मैं कमा रहा हूं तो तुम दोनों आखिर क्यों हलकान होती हो, पर वो कहती आपकी अकेले की कमाई से तो बस एक वक्त की रोटी ही पूरी होगी। इंसान को रोटी के अलावा भी बहुत सी चीजों की जरूरत होती है। मैं चुप कर जाता, क्योंकि मेरे अब्बा कहा करते थे कि औरत से बहस में कोई नहीं जीत सकता। उसके बाद मेरी बहनों का सिलाई का काम चल पड़ा और एक दिन मुझसे कहा, भाई हमारा ये काम जिस दिन छुट्टी हो शहर दे आना, ये हमारा बेहतरीन काम है। हमने सुना है कि शहर वाले इस काम को बहुत पसंद करते हैं। पहले तो मुझे लगा कि ये आइडिया कुछ खास नहीं है। भला शहर वालों को क्या जरूरत इन सब कामों की, वो लोग तो बनी बनाई चीजें खरीदते हैं। लेकिन फिर जब मैंने ये शहर जाकर दिया तो लोगों ने इसको बहुत पसंद किया और बहनों को कई ऑर्डर्स भी मिलने लगे। और बहनों का इतना बेहतरीन काम देखकर मोहल्ले वाले भी हैरान रह गए, क्योंकि किसी को भी नहीं पता था कि एक गरीब चपड़ासी की बेटी में इतनी मेहनत और हुनर है। सब लोग हम पर पहले सिर्फ तरस खाते थे, वो भी इसीलिए क्योंकि हम अब्बा मोहल्ले वालों के हर दुख सुख में काम आते थे। घर चाहे कुछ खाने पीने को ना होता, पर मोहल्ले में हर मदद मांगने वाले की मदद किया करते थे। जब अब्बा की मौत हुई हम बहुत छोटे थे। हमें पता है कि हमारे माँ ने हमें कैसे पाला, किसी ने हमारी मदद तक ना की थी। शुरू में ताया अब्बा कुछ मदद कर देते, लेकिन अब्बा के जाने के बाद उसने भी मुंह मोड़ लिया कि मेरा भाई अब नहीं रहा और ताल्लुक खत्म हो गया है, अब तुम लोग जानो और तुम्हारे काम। मैं अब कुछ नहीं कर सकता। उन्होंने तो अब्बा का हिस्सा भी ना दिया था। जब अम्मा ने कहा कि उन्हें अपने बच्चों का हक चाहिए तो ताया अब्बा ने कहा कि तुम्हारा शौहर मुझसे इतना कर्ज ले चुका है, कर्ज वापस करो और अपनी जमीन वापस ले लो। जबकि सभी जानते थे कि ताया अब्बा झूठ बोल रहे हैं, पर किसी में भी इतनी हिम्मत न थी कि उनसे मजीद सवाल करता। मोहल्ले में अक्सर लोग उनसे डरते थे, क्योंकि उनके ताल्लुकात कुछ अच्छे लोगों से न थे। सभी बीवी बच्चों वाले थे, इसीलिए किसी ने भी हमारे मसले में बोलना मुनासिब ही ना समझा। मैं पढ़ना चाहता था और कई बार कोशिश की कि काम के साथ पढ़ सकूं, पर मैं कभी 7वीं जमात से आगे ही ना जा सका। मेरे पास इतने पैसे नहीं बचते थे कि जिनसे आगे पढ़ाई शुरू कर सकता। बस मेरा ये शौक शौक ही रह गया और अपने इस शौक को, अपने इस ख्वाब को मैं दिल ही दिल में दफन कर दिया था। मैं चाहता था कि मैं कमाऊं और अपनी माँ बहनों को
एक अच्छी जिंदगी दूं। लेकिन मैं कुछ भी ना कर सका। एक यतीम अकेला बच्चा इस महंगाई के दौर में आखिर कर भी क्या सकता था? कुछ नहीं। वक्त जैसा भी हो गुजर ही जाता है, कभी दुख देकर, कभी सुख देकर। लेकिन मुझ पर वक्त आकर ठहर गया था। मेरी दुकान से नौकरी खत्म हो गई और बहनों की आपस में आए दिन लड़ाई होने लगी, जिससे उनका काम बंद हो गया। पता नहीं किस बात पर दोनों के दरमियान अब झगड़ा रहता था, लेकिन एक दिन उसकी वजह भी मुझे पता चल गई, जब मेरी बहन गुर्बत से तंग आकर किसी के साथ भाग गई और इस सदमे से अम्मा का साया भी हमेशा के लिए छिन गया। अम्मा बहुत कहती थीं कि बहनों की शादी की उम्र हो चुकी है, इनको ब्याह दो। पर मैं क्या करता? जो भी रिश्ता आता वो ज्यादा जहेज मांगते, और मेरी इतनी हैसियत कहाँ थी। कभी मुझे लगता कि अपनी बहनों का कसूरवार मैं ही हूं। काश मैं उनके लिए कुछ कर सकता तो वो कभी ऐसे ना जाती, या कम से कम मुझे बता देती कि मैं उसका खुद निकाह करवा देता, इज्जत के साथ उसको रुखसत कर देता। पर उसने तो सबको एक तरफ कर दिया, अपने घर वालों की मोहब्बत को रौंद कर चली गई। एक बार ना सोचा कि उसके जाने के बाद हमारा क्या होगा। हम सर उठाकर आखिर कैसे जिएंगे? इस मुआशरे में लोग रोज पत्थर मारेंगे, हमें अपनी बातों से और तानों से जख्मी करेंगे। उसकी वजह से मेरी अम्मा भी इस दुनिया से चली गई थी। जिस घर की वो दहलीज पार करके गई थी, उसको हमेशा के लिए छोड़ दिया हमने, और हमारे घर के और दिल के दरवाजे उसके लिए हमेशा के लिए बंद हो गए थे। जिस मोहल्ले में हम रह रहे थे वहां लोग अब बातें करते थे, मेरा मजाक बनाते और बहन के ताने देते। इसलिए वो मोहल्ला हमेशा के लिए मैं छोड़ दिया था। अब मुझे अपनी दूसरी बहन की फिक्र रहती थी कि पता नहीं क्यों उसे देखकर मैं डर जाता था। दिल को एक धड़क्का सा लगा रहता था। ऐसा लगता था कि जैसे ये भी कहीं चली जाएगी। अक्सर उस पर मैं सख्ती भी कर जाता और वो खामोश रहती, और कभी उससे मुआफी मांगने लग जाता तो वो कहती, भाई मैं समझ सकती हूं, मैंने तो बहन को समझाया था कि ऐसा कुछ ना करे, पर वो मेरी ही दुश्मन बन गई। एक रॉन्ग नंबर पर उसकी बातचीत होने लगी और वो किसी की मोहब्बत में इतना डूब गई कि उसे एहसास तक ना हुआ कि वो क्या करने जा रही है। पर आप फिक्र मत किया करें, मैं ऐसा कुछ भी ना करूंगी। मुझे आपकी इज्जत का ख्याल है। इंसान ठोकरें खाकर कुछ ज्यादा ही समझदार हो जाता है, और हम बहन भाई समझदार हो चुके थे। अक्सर जब उदास होता तो मेरी बहन मुझे तसल्ली देती, कहती कि हम बहन भाई एक दूसरे का सहारा हैं, तुम परेशान मत हुआ करो। पर मैं उसको क्या बताता कि मैं क्यों परेशान हूं। मुझे किसी न किसी तरह अपनी बहन की शादी करना थी, ताकि मैं किसी दूसरे शहर जाकर कोई काम तलाश कर सकूं, और यहां तो मुझे मेहनत मजदूरी करना पड़ रही थी। एक बहन के घर से चले जाने और दूसरा गुर्बत की वजह से कौन किसी गरीब की बेटी से शादी करता है। मैं खुद को अब बेबस समझने लग गया था कि जिसके ना हालात बदल रहे थे, ना अपनी बहन के लिए कुछ कर पा रहा था। जो बहन चली गई उसकी कोई खबर तक न थी। बस दुआ करता था कि वो जहां भी हो खुश रहे। लेकिन फिर गैरत जाग जाती कि अगर कभी लौट आई तो उसको जान से मार दूंगा। अपना घर, अपना मोहल्ला छोड़ देना कौन सा आसान होता है। मेरा एक वक्त गुजरा था उस मोहल्ले में। मेरे माँ बाप की कब्र थी वहां पर। आना पड़ा सब कुछ छोड़कर। अब मुझे एक जगह नौकरी मिल गई। काम भी कुछ अच्छा था। 24 साल उम्र हो गई थी मेरी, और अपनी उम्र से ज्यादा सोच समझ और अक्ल मौजूद थी मुझ में। वक्त ने बहुत कुछ सिखा दिया था। बहुत से चेहरों का असली रूप भी दिखा दिया था। काम पर सभी लोग मेरे काम से और मेरे इखलाक से मुतासिर थे। मेरी तनख्वाह में इजाफा हो गया और हालात पहले जैसे ना रहे। उसी दिन जिस कंपनी में गार्ड था, वहां मेरे साथ एक लड़का होता था। हम जल्द ही दोस्त बन गए थे। अक्सर हमारा आना जाना लगा रहता था। उसके घर वाले भी अच्छे थे और अपने माँ बाप का एक लौता बेटा था। काफी अरसे से मैं उसको जानता था, जब एक दिन उसकी माँ मेरी बहन के लिए रिश्ता लेकर आ गई कि उसका बेटा यही शादी करना चाहता था। मैं उस लड़के यासर को अच्छे से जानता था, और यह भी कि वो मेरी बहन को खुश रखेगा। मैं जितना अपनी बहन को दे सकता था जहेज दिया। उसकी शादी हो गई। वो अपने घर बहुत खुश है, और मैं उसे देख देख कर खुश हो जाता हूँ और सुकून से सोता हूँ कि अब अपनी बहन का फर्ज अदा कर दिया। मेरे कंधों पर से बोझ उतर गया।
बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है बहनों की। ये जितनी भी मोहब्बत करती हैं, जब शादी हो जाती है उतना ही रुलाती भी हैं। पर मैं खुश था कि इतनी तकलीफों के बाद मेरी बहन को आखिर सुख मिला है। बहन की शादी को 4 माह बीत गए थे। अब बहन हर रोज घर आती, शादी का कहती कि शादी कर लो, घर को किसी औरत की जरूरत है। पर मैं शादी नहीं करना चाहता था, अभी खुद कुछ करना चाहता था, ताकि कल को मेरी औलाद भी मेरी तरह धक्के ना खाती फिरे। पर मेरी बहन रोज शाम को आ जाती और मुझे समझाने लग जाती कि अब शादी कर लो, कोई हो ख्याल रखने वाला तुम्हारा, तुम्हारी देखभाल करने वाला। आखिर कब तक यूं ही जिंदगी गुजारोगे। पहले सोचता रहा कई दिन, फिर आखिर बहन के इसरार पर तंग आकर शादी के लिए हां कर दी और उसे कहा कि ढूंढ लो लड़की कोई। बहन बहुत खुश हुई थी, ऐसे जैसे उसकी लॉटरी निकल आई हो। मुझे कभी इन मासूम औरतों की समझ नहीं आई थी, ये कब किस बात पर खुश होती हैं और किस बात पर नाराज हो जाती हैं। बहन कई लड़कियां देखने लगी, पर सभी पूछते कि लड़का कमाता कितना है, और बहुत सी डिमांड की जाती, और मेरी इतनी हैसियत न थी मैं उनकी डिमांड्स पूरी कर सकता। पूरा 1 साल बहन रिश्ता देखती रही, पर कोई ना कोई बात सामने आ जाती। हम जिस मोहल्ले में रहते थे वहां 2 घर छोड़कर एक घर था। जैसे मैं काम से वापस आया तो एक लड़की जो रोज सुबह निकलती थी और शाम को घर आती थी, सुनने में आया था कि किसी फैक्ट्री में काम करती है। वो दरवाजे के बाहर खड़ी रो रही थी, मिन्नतें कर रही थी। उसकी आवाज साफ सुनाई दे रही थी। अपनी मां से कह रही थी कि मेरे साथ इतना बड़ा जुल्म मत करें। वो दरवाजा पीटने लगी, तभी उसकी मां आई और उसको सभी लोगों के सामने मारने लगी कि तुमने कैसे मेरे भतीजे को शादी से इनकार कर दिया। सब ने आगे बढ़कर छुड़ाया था और उसकी मां ने कहा, खबरदार जो घर में दाखिल हुई, यहां से चली जाओ और मर जाओ जाके। वो लड़की दरवाजे की दहलीज पर बैठी रोती रही। किसी ने भी उसकी मां को समझाया नहीं था। भला माएं कब ऐसी होती हैं। सभी लोग अपने घरों को हो लिए। मेरी आदत थी, मैं रात को छत पर सोता था, और जैसे ही आधी रात आंख खुली तो देखा कि वो लड़की वहीं दरवाजे के बाहर दीवार के साथ टेक लगाए बैठी है। मैं छत से उतरा और उसे आवाज दी और उससे कहा कि आप बुरा ना माने तो आप मेरे साथ आ सकती हैं। पर वो खामोश रही। मुझे गुमान हुआ कि वो इस दुनिया में नहीं रही। मैंने जैसे उसका कंधा हिलाया तो वो एक तरफ गिर गई। मैं उसके दरवाजे पर दस्तक देने लगा, पर किसी ने भी दरवाजा ना खोला, और अपनी बहन जो शाम को घर आई हुई थी उसको उठाया और उससे कहा कि देखो क्या हुआ है इसको। उसकी सांसें चल रही थीं और उसको तेज बुखार था, जिसकी वजह से वो बेहोश हो गई थी। किसी तरह उसको घर लेकर आए, डॉक्टर को बुलवाया और सुबह तक उसको होश आ चुका था। मेरी बहन सारी रात जागती रही। उस लड़की ने कुछ भी ना कहा, बस खामोश थी, सर झुकाए बैठी रही। मेरी बहन ने कहा कि तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारी मां से बात करूंगी, ऐसे भला कौन करता है। तो उस लड़की ने कहा कि वो मेरी सौतेली मां है और मेरी शादी अपने शराबी भतीजे के साथ करना चाहती हैं। मुझ पर बहुत जुल्म करती रही है और मैं अब शादी नहीं करना चाहती, क्योंकि मैं एक तलाक याफ्ता हूं। मेरी शादी अब्बा ने अपने दोस्त के डॉक्टर बेटे से कर दी थी, पर वो अच्छा इंसान न था। शादी के 6 माह बाद ही मुझे तलाक हो गई और सबको लगता कि मैं ही कसूरवार हूं। अब दोबारा से शादी, वो भी फिर से एक शराबी के साथ। मुझसे ये जुल्म अब मजीद बर्दाश्त नहीं होता। मैं मर जाना चाहती हूं। मैं तो अपने दुखों पर रोता था, पर उस लड़की के दुख तो मुझसे भी कहीं ज्यादा बड़े थे। अभी बस 22 साल उम्र होगी और उसके घर वाले कितने जालिम थे। बाप ने भी ना पूछा कि उसकी बेटी कहाँ है। 2 दिन से वो यहीं थी, उसने भी जाने का नाम न लिया था और उसके घर वालों ने भी उसको नहीं ढूंढा। पर जिस दिन बहन अपने ससुराल जाने लगी तो उस लड़की ने कहा कि मैं भी कहीं चलती हूं। पर बहन ने कहा कि तुम्हें यहां से अब कहीं जाने की जरूरत नहीं। पर उसने कहा कि मैं यहां नहीं रह सकती, और मेरी बहन उसको बैठाकर मेरे पास आ गई। कहने लगी, भाई लड़की अच्छी है, दुखों की मारी भी है, आप इससे शादी कर लो। और ये बात मैं पहले ही सोच चुका था। मैंने हां में सर हिला दिया और यूं मेरी शादी सायरा से हो गई, जो बहुत खूबसूरत थी। शुरू में काफी चुप चुप रहती, कभी रोती रहती, और जिस दिन उसकी सुतेली मां को मैंने बहुत सुनाई, वो बहुत गलत बातें कर रही थी
और कह रही थी कि तुमने इस लड़की से शादी कैसे कर ली। मैंने अच्छी खासी उसको सुना दी कि ये मेरी बीवी है और अपनी बीवी के मुतालिक एक लफ्ज़ मैं नहीं सुनूंगा। उसके बाद मेरी बीवी हंसने लगी थी और अब सुकून से सोती थी, वरना अक्सर ख्वाब में भी डर कर बैठ जाती थी। और मैं समझ गया था कि इसको तहफ़्फ़ुज़ चाहिए था। अब छोटी से छोटी बात पर खुश हो जाती और देर तक हंसती, मेरा बहुत ज्यादा ख्याल रखती। मुझे अपना घर अब जन्नत लगने लगा था और मैं चाहता था कि वो हमेशा खुश रहे। मैं बहुत कोशिश कर रहा था कि मुझे अच्छी जॉब मिल जाए और अपनी बीवी की हर जरूरत को पूरा कर सकूं। लेकिन अचानक मेरी जॉब चली गई और उसी दिन मुझे जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी मिली कि मैं बाप बनने वाला था। मेरी बीवी ने कहा कि अब परेशान ना हो, मैं जिस फैक्ट्री में पहले जाती थी दोबारा से वहीं पर काम शुरू कर दूंगी। पर मैंने सख्ती से मना कर दिया कि कोई जरूरत नहीं। मेरी गैरत ये गवारा नहीं करती थी कि अब मेरे होते हुए मेरी बीवी काम करे, और ये मोहल्ला छोड़ने का फैसला कर लिया। मेरी बहन बहुत दुखी थी, पर वो दुआगो भी थी। बहन से मिलकर मैंने अपनी बीवी को लेकर शहर एक छोटा सा मकान किराए पर ले लिया। कुछ दिन यूं ही काम तलाश करता रहा और फिर टैक्सी चलाने लगा। पूरा 1 साल बहुत मुश्किल से गुजरा था। मेरा बेटा 6 माह का था, जिसके लिए मुझे अब मजीद मेहनत करना थी। मैं जैसी जिंदगी जी रहा था, अपने बच्चों को वैसी जिंदगी नहीं देना चाहता था। मेरी बीवी बहुत किफायतशार थी। जितने पैसे उसके हाथ पर रख देता, वो उनमें से भी कुछ न कुछ बचा कर रख लेती थी। उसने कभी भी मुझसे गिला शिकवा तक ना किया था। कम था या ज्यादा, वो उसी में गुजारा कर लेती थी। मैं अल्लाह का लाख शुक्र अदा करता कि जिसने मुझे इतनी अच्छी बीवी दी। एक दिन घर जल्दी आ गया तो देखा कि मेरी बीवी कुछ घबराई सी है और मुझसे नजरें नहीं मिला रही। मुझे लगा कि शायद कोई बात करना होगी, पर वो चुपचाप घर का काम करती रही। कई दिन से उसे मैं ऐसे ही देख रहा था, अब तो डर जाती थी। मैंने पूछा भी तो कहने लगी कुछ नहीं, बस तबीयत ठीक नहीं है। उसके मोबाइल पर भी रोज कॉल आती, जिसे मैं उठकर पूछता तो आगे से लाइन काट दी जाती और मुझे कहती कि कोई रॉन्ग नंबर है, ऐसे ही तंग कर रहा होगा। मैंने कहा कि अच्छा तुम्हारा बुखार उतरा? कहने लगी नहीं, सुबह किसी डॉक्टर के पास जाऊंगी। मैं उसे सुबह छोड़ आया, लेकिन मेरी बीवी ने अंदर नहीं जाने दिया। कहती कि मैं खुद चली जाऊंगी, आप परेशान ना हो। पता नहीं क्यों वो बुखला सी गई थी। मैं समझ नहीं सका, जबकि मुझे लगता था कि मैं अपनी बीवी को बहुत अच्छे से जानता हूं। और एक वक्त आया कि जब मुझे लगा कि एक औरत को कभी कोई मर्द नहीं समझ सकता। मेरी बीवी अब रोजाना अस्पताल के चक्कर काट रही थी। पूछने पर कहती कि हल्का सा बुखार था, पर पता नहीं क्यों जा नहीं रहा। डॉक्टर ने कहा कि रोज आना पड़ेगा, इतना बड़ा अस्पताल है। जब तक मेरी बारी आती है डॉक्टर का ड्यूटी टाइम खत्म हो चुका होता है। लेकिन एक अजीब बात थी, जब मेरी बीवी अस्पताल से वापस आती तो उसका रंग जर्द हो रहा होता और वो फौरन गुस्ल खाने में बंद हो जाती। मुझसे नजरें नहीं मिलाती थी। चंद ही दिनों में उसकी आंखों के गिर्द अब हल्के पड़ चुके थे, सदियों की बीमार लगने लगी थी। मैंने अपनी बीवी से कहा, मैं अस्पताल साथ चलूंगा, तुम्हारी तबीयत ज्यादा खराब होती जा रही है। पर वो घबरा जाती और कहती कि औरतों का अस्पताल है, मर्द नहीं जा सकते। अब मुझे बीवी पर शक होने लगा था कि जरूर कोई बात है जिसको लेकर ये इतनी परेशान है। हमारी शादी को 3 साल हो चुके थे और मैं अपनी बीवी को अच्छे से जानता था। यूं एक दिन बीवी को कमरे में बंद करके खुद बीवी का बुर्का पहनकर चला गया, लेकिन वहां जाते ही नर्स मुझे कमरे में ले गई। अंदर का मंजर देखकर पैरों तले से जमीन निकल गई कि वह अस्पताल कम और फहाशी का अड्डा ज्यादा लग रहा था। और एक डॉक्टर ने मुझे देखते ही कहा कि आज बहुत लेट आई हो। तुमसे कहा है कि अपने शौहर से न डरो, बल्कि मुझे खुश करो, वरना तुम जानती हो मैं सब कुछ तुम्हारे शौहर को बता दूंगा और वो 1 मिनट नहीं लगाएगा तुम्हें तलाक देते हुए। मैंने बुर्का उतार दिया और उस डॉक्टर से कहा कि मैं खुद ही आ गया हूं। चलो बताओ मुझे, किसकी वजह से मैं अपनी बीवी को तलाक दूंगा? अभी वो कुछ बोलने ही लगा था, मैंने उसका गिरेबान पकड़ लिया और उसको मारने लगा। वहां मौजूद लड़कियां भागने लगीं। ना जाने किस किस माँ बाप की इज्जत दांव पर लग चुकी थी। लोगों के सामने ने एक डॉक्टर बनकर हर खूबसूरत लड़की को अपनी हवस का शिकार बनाता और जो लड़कियां मजबूर होती
उनकी मजबूरियों का फायदा उठाया जाता और वो एक बार इस जाल में फंस जाने के बाद दोबारा से ब्लैकमेल होती रहती थी। पुलिस को बुला लिया गया। मेरे साथ वो डॉक्टर भी गिरफ्तार हो चुके थे और वहां मौजूद लड़कियों ने हिम्मत की और उस अस्पताल के अमले के खिलाफ सबूत दे दिए और उस डॉक्टर के साथ मुलव्विस बाकी लोगों को भी गिरफ्तार कर लिया गया। और मैं शाम को घर पहुंचा। मेरी बीवी कमरे में बंद थी। मैंने दरवाज़ा खोला तो वो बेहोश पड़ी थी, मेरी जान पर बन चुकी थी। फौरन एक करीबी क्लिनिक पर ले गया। डॉक्टर ने बताया कि नर्वस ब्रेकडाउन हुआ है, आपकी बीवी बहुत ज़्यादा टेंशन ले रही है। हम घर आ गए और मैं चुपचाप कमरे में चला गया और अपनी ही सोचों में घुम रहा। मेरा सर अब दर्द से फट रहा था। अपने बेटे को भी वक्त नहीं दे पा रहा था। 2 दिन यूं ही गुजर गए जब एक दिन मेरी बीवी ने मेरे पांव पकड़ लिए। कहने लगी कि मैं आपसे बहुत मोहब्बत करती हूं, मैं आपको खोना नहीं चाहती थी। वो शख्स झूठा है, मैं ऐसी नहीं हूं। वो मेरा पहला शौहर था जिसके साथ मेरे बाबा ने मेरी शादी कर दी थी। वो एक जहनी मरीज है, पर एक दिन जब उसने मुझे देख लिया तो ब्लैकमेल करने लगा कि उसके पास कुछ तस्वीर हैं जिनको अगर तुम्हारे शौहर को दिखाऊंगा तो वो तुम्हें छोड़ देगा। मैं डर गई थी। वो मुझे हरासा करता रहा। मैं सब कुछ आपको बताना चाहती थी, पर मुझे लगा कि अगर आपको पता चल गया तो आप मुझे छोड़ देंगे और मैं आपके बगैर नहीं रह सकती। मेरी बीवी रो रही थी। मैंने उसका हाथ पकड़ा और उससे कहा कि वो तुम्हारा साबका शौहर था, उसके साथ तस्वीर थीं तो वो तब की थीं जब तुम उसके निकाह में थी। अगर वो उनको यूज कर भी लेता तो मुझे फर्क ना पड़ता, बल्कि मैं तो तब ही उसे जान से मार देता और उसका किस्सा हमेशा के लिए खत्म कर देता। वो तुम्हारा माजी था। मुझे अगर दुख है तो सिर्फ इस बात का कि तुमने मुझ पर यकीन ना किया और उसके पास जाती रही। क्या मेरी मोहब्बत इतनी बेमानी थी कि जिसकी कोई अहमियत, कोई औकात ही ना थी तुम्हारी नजर में, जो तुमने एक बार भी मुझे कुछ बताना जरूरी ना समझा? तुम मेरी बीवी हो और मैं कोई नासमझ बच्चा नहीं हूं जो बिना सच जाने तुम्हें छोड़ देता। मेरी बीवी मुआफी मांगने लगी। कहने लगी कि आगे से कभी कोई बात आपसे नहीं छुपाऊंगी, अब की बार मुआफ कर दें। मैंने कहा ठीक है, मुआफ कर देता हूं, पर मेरी एक शर्त है। बीवी ने पूछा वो क्या? मैंने कहा कि अब तुम कभी बेहोश नहीं होगी। जब से शादी हुई है तुम रोज बेहोश हो जाती हो, और अगर ऐसा हुआ तो मैं उसी वक्त दूसरी शादी कर लूंगा। और मेरी बीवी मुझे मारने लगी और साथ ही साथ हंसने भी लगी। वो जिस करब जिस तकलीफ में रही, मैं चाहता था कि वो अब बस खुश रहे और उसके साथ जो कुछ हुआ उसका भी कोई कसूर ना था। मैंने एक बात सोची थी, एक मर्द को चाहिए या तो अपनी बीवी का दोस्त बनकर रहे या फिर उसे इतना एतमाद जरूर दे कि वो बिना डरे अपनी परेशानी बता सके। औरत के बगैर मर्द की जिंदगी मुकम्मल नहीं होती। ये एक औरत ही होती है जो घर को जन्नत बनाती है, औलाद की खुशी देती है और बदले में सिर्फ तवज्जो और मोहब्बत चाहती है। मैं भी अपनी बीवी का दोस्त बन गया था और हमारी शादी को आज 11 साल हो चुके हैं और हमें खुशगवार और खुशियों भरी जिंदगी गुजार रहे हैं। हमारी वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो ज़रूर लाइक कीजिए, अपनी राय देना चाहें तो कमेंट्स कीजिए, अच्छी लगे तो शेयर कीजिए। इसके साथ साथ अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिए और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिए ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके।